बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? पूल 1 और पूल 2 हमने कंप्लीट कर लिया था, आपको याद होगा। और मेरा ख्याल है कि पीटी क्वेश्चंस करने के बाद काफ़ी अच्छी आपको इंसाइट मिल गई है कि क्वेश्चंस किन टॉपिक्स के अंदर से ज़्यादा आ रहे हैं या पूछे जा रहे हैं। हमने कोशिश की थी कि आपके साथ एटलीस्ट 120 क्वेश्चन जो है ना वो शेयर किए जाएँ, और यूँ आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक तैयारी हो जाएगी। और अगर कुछ वीक एरियाज़ हैं वो आप आइडेंटिफाई भी कर लेंगे, और अभी कुछ टाइम भी है एग्ज़ाम में, तो आप उनको प्रिपेयर भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारे इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है, यानी पूल नंबर 3 है। तो कोशिश करते हैं आज भी हम 40 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करें, शेयर करें, मिलकर हम रिव्यू करें कि आपको इनेबल किया जाए कि आप इत्मीनान से पूरे तमाम तरीके से अपना एग्ज़ाम जो है वो दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइडलाइंस वही हैं, आप में से जिन लोगों की तैयारी अच्छी है, जो लोग प्रिपेयर्ड हैं, वो वीडियो को पॉज कर लें, यानी क्वेश्चन अपना रीड करें और खुद अटैम्प्ट करें। और सब लोगों के लिए है कि एग्ज़ाम में बात कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे कोशिश की है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए हैं। ये वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर आपको मिलेंगे, और ये आपको हेल्प करेंगे कि आपने गिवन आंसर ऑप्शंस में से कौन सी पिक करनी है। ये आपको हाईलाइटेड कीवर्ड्स जो हैं या हमारी इस प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे आप, किसी वजह से भी कोई कॉन्सेप्ट वीक है, या आप अभी आंसर ऑप्शन अपनी क्विकली देखते हुए पिक नहीं कर पा रहे, तो फिर हम क्या करते हैं, हम आंसर्स को एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। यानी आंसर की जो 4 ऑप्शंस हैं हम उनको एक एक करके एलिमिनेट करते जाते हैं। कोई इररिलेवेंसी हम देखते हैं, कोई कंट्राडिक्टरी बात देखते हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, या कुछ ऐसी चीज़ जिसका कोई रिलेशन नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें बात हो रही है, उसमें वो एप्लीकेबल नहीं है, तो वी जस्ट कीप एलिमिनेटिंग आंसर ऑप्शंस, और देन फाइनली वी आर लेफ्ट विद द राइट ऑप्शन। तो फिर हम अपनी राइट ऑप्शन जो रह जाती है उसको हम आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और फाइनली फिर चूँकि आज हमारे 120 क्वेश्चन तो पूरी हो रहे होंगे एमसीक्यूज़ के, लेकिन इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास इसके बाद क्या चीज़ होती है, वो भी हम देखेंगे। और दैट्स इट फॉर नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज 5 बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर 6। तो इसको आपने डेसिमल में वैल्यूएट करना है। देखिए 5 को हम लिखते हैं 1 0 1, ये हमारा होता है 1, ये हमारा होता है 2, और ये हमारा होता है 4। तो ये लिखा गया हमारा 5। इसको किसके साथ एक्सक्लूसिव आर करना है? 6 के साथ। तो 6 अभी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। 6 हमारा होता है 1 1 और ये 0। तो अभी हमने क्या करना है? एक्सक्लूसिव आर। एक्सक्लूसिव आर में आपको याद होगा कि मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास अगर 2 बिट सेम है तो आंसर 0 आता था, और 2 बिट अगर डिफरेंट है तो आंसर 1 आता था। यहाँ देखिएगा, हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो 1 और 1 सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। 0 और 1 डिफरेंट है तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। और 1 और 0 डिफरेंट है तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो ये आपकी 1 की बिट है, ये आपकी 2 की बिट है, तो ये 1 + 2 ये आपका क्या बना? 3। तो यहाँ से कौन सी ऑप्शन आपकी ठीक है? करेक्ट ऑप्शन इज सी। सेकंड है, एवरी डेटा मेंबर आर ए फंक्शन इनसाइड दिस स्ट्रक्चर इज डैश बाय डिफॉल्ट, वेयर एज एवरीथिंग डिक्लेयर्ड इनसाइड ए क्लास इज डैश बाय डिफॉल्ट। यानी जब हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रक्चर के जो डेटा मेंबर्स होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर हमने कहा था कि इट्स ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटिव टाइप या बिल टाइप वेरिएबल्स हैं, और उनको फिर हम कंसोलिडेट या कंपोजिट या कलेक्ट कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं अंडर सिंगल नेम। तो उसमें भी वेरिएबल होते हैं और हमारी क्लास में भी वेरिएबल होते हैं। स्ट्रक्चर के वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, जबकि क्लास का उसके बिल्कुल अपोजिट या उसके बरक्स जो है वो स्टेटस है। यानी क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा एक्सेस मॉडिफायर आप यूज़ करते हैं पब्लिक का, प्रोटेक्टेड का, एंड देन फिर प्राइवेट का। तो क्लास में अगर आपने डेटा मेंबर्स डिफाइन किए हुए हैं, इंटीजर, रोल नंबर, करैक्टर रेट, नेम, फ्लोट, CGPA, अगर ये अपने क्लास में डिक्लेयर किए हुए और आपने एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं किया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? प्राइवेट है। बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर में ये क्या होते हैं? पब्लिक, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट क्लास में क्या होते हैं? प्राइवेट। थर्ड है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द C++ स्टेटमेंट गिवन बिलो? इंटीजर, एम्परसेंड, रेफ इज इक्वल टू वैल। ये कोई वेरिएबल है वैल। असल में क्या हुआ है, ये
इधर अगर ऑपरेटर होता तो ये इसका एड्रेस ऑपरेटर होता, लेकिन अब ये इस वेरिएबल के इस साइड पे आया हुआ है, ठीक है, इस रेफ के, और रेफ जो है उसके अंदर कुछ समझ लीजिए वैल्यू यहाँ से जा रही है। तो आपको याद होगा ये अगर इस तरह से हम यूज़ करें जिस सिंटेक्स में ये लिखा हुआ है तो इसको हम कहते हैं रेफरेंस, ठीक है, ये रेफरेंस होता है, जिसको हमने कहा था कि ये सिनोनिम भी हो सकता है, ये एलियास भी हो सकता है, या फिर किसी एक वेरिएबल का दूसरा नाम है। अब हम आगे जाके इन फ्यूचर REF को यूज़ करेंगे तो वो जो वैल्यू पड़ी हुई है VAL के अंदर, यानी अगर 10 पड़ा हुआ VAL के अंदर, तो रेफ को अगर हम कहीं लिखेंगे तो वो 10 ही जो है ना वो यूज़ होगा। तो यहाँ पे इट क्रिएट्स ए सिनोनिम फॉर, ये भी ठीक है, इट क्रिएट्स द एलियस, एलियस भी का लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है कि एक तरह से इसका दूसरा नाम है। इट्स ए न्यू नेम फॉर द वेरिएबल वैल, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस ये ट्रू होगा, तीनों गिवन जो है वो ट्रू है फॉर दिस REF। ओके जी, नेक्स्ट है इफ एन ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर इज इम्प्लीमेंटेड एज ए नॉन मेंबर फंक्शन, ये आपने फिर ध्यान में रख लेना है कि नॉन मेंबर फंक्शन के तौर पे इम्प्लीमेंट हुआ है, प्लस का ऑपरेटर है, then which of the following statement will be the true for the statement given? Object 3 is equal to object 1 plus object 2। देखिए इस सूरत में आपको बाय डेफिनेशन पता है ऑब्जेक्ट 1 जो है ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, प्लस ऑपरेटर के चूंकि लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ये कॉलिंग है, और ये क्या हो रहा है, ये कॉल्ड है, ये एज ए पैरामीटर भेजा जा रहा है। तो हमारी ऑप्शन कौन सी ठीक हुई फिर? Object 2 will be passed as an argument to plus operator where object 2 will drive, नहीं ये तो गलत है, object 1 will drive the plus operator where object 2 will be passed as an argument to, ये ठीक है जी, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो ड्राइव कर रहा है ऑपरेटर को, इनफैक्ट वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो हमारा ऑब्जेक्ट 1 है। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन ए क्लास इन C++? के C++ में क्लास डिफाइन करने का जो सिंटैक्स है वो हमारे पास क्या है? हम सबसे पहले क्लास का कीवर्ड लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद नाम लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है, करली ब्रैकेट से हम स्टार्ट करते हैं क्लास का ब्लॉक, यानी इन अदर वर्ड्स, और उसके बाद फिर पब्लिक फंक्शंस हमारे आते हैं, और उसके बाद फिर प्राइवेट आता है, यानी एक्सेस मॉडिफायर आता है प्राइवेट का, कॉलन के बाद फिर हम अपनी एक या मल्टीपल वेरिएबल जितने भी हो सकते हैं वो हम डिक्लेयर कर लेते हैं। गिवन केस में प्राइवेट कॉलन INT माई वैर। सेकंड देखिएगा उसमें डेफ का आया हुआ वर्ड, तो ये ठीक नहीं है, डेफ से ऐसे हम नहीं करते। क्लास ये ठीक है, माई क्लास ये ठीक है, प्राइवेट, लेकिन ये पैरेंथेसिस यूज हुई है अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी ठीक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन गिवन है क्लास माई क्लास, और उसके बाद तो वो ब्लॉक है ही नहीं, तो दी ओनली करेक्ट ऑप्शन इज हियर द फर्स्ट ऑप्शन, जो पहली ऑप्शन जो है वो हमारी ये ठीक है। सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास नेम्ड माई क्लास। तो भी माई क्लास का हमारा ऑब्जेक्ट है वो देखने कि वो कैसे क्रिएट होगा। तो वो क्रिएट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में ये है, थर्ड ऑप्शन में पहले OBJ लिखा हुआ है, ये भी गलत हो, ये ठीक नहीं हो सकती, और क्रिएट का कीवर्ड तो होता नहीं हमारे पास। तो इन दो ऑप्शंस में देखना है कौन सी है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि आप क्लास का नेम लिखते हैं और उसके बाद फिर जो है वो ऑब्जेक्ट जो आपने बनाना उसका नाम लिखते हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ OBJ, तो ये पहली ऑप्शन आपकी जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू यू एक्सेस अ मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास यूजिंग इट्स ऑब्जेक्ट OBJ। और अभी हम देखते हैं कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट ने क्लास के जो मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं उनको एक्सेस कैसे करना है। एरो ऑपरेटर से नहीं है, एरो ऑपरेटर से हम नहीं करते, डॉट ऑपरेटर जी बिल्कुल डॉट से करते हैं। आप जब क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, अगर आप क्लास के अंदर कहीं प्रिंट का फंक्शन है या मेथड है तो आप कॉल करते हैं OBJ डॉट प्रिंट, OBJ डॉट सर्च, OBJ डॉट एड, OBJ डॉट फाइंड। तो ऐसे करके करेंगे, और इसी तरह ये कॉलन फिर और ये ऑपरेटर तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर टेम्पलेट्स इन C++। तो टेम्पलेट्स की डेफिनेशन है वो आपने ज़रा रिवाइज कर लेनी है। उसमें क्या चीज़ है जी, अ फीचर दैट क्रिएट्स अ फंक्शन और क्लासेस, ये दोनों हो सकते हैं काम, दैट वर्क विद एनी डेटा टाइप। ये देखिए टाइप का जो लफ्ज़ है ना ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर? टेम्पलेट्स के अंदर। हमने पिछले पूल में भी और उससे शायद पिछले पूल में भी, यानी फर्स्ट और सेकंड में भी क्वेश्चंस किए थे टेम्पलेट से रिलेटेड। चूँकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है तो हमने इसको रिपीट किया था, और उसमें भी हमने टाइप के कीवर्ड के ऊपर जो है ना बार बार फोकस किया था, और मैंने आपकी तवज्जो दिलाई थी वहाँ पे भी कि टेम्पलेट्स के साथ कुछ चीज़ें और एब्स्ट्रैक्शन भी या टाइप से जो चीज़ें रिलेटेड है ना वो आपका कुछ क्लोज आंसर हो सकता है। अब वे टू इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हम करते। वो हमारे पास इंक्लूड का कीवर्ड होता है,
मल्टीपल फंक्शंस, ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो सकती है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग तो बिल्कुल और चीज़ है। तो टेम्पर्स क्या हैं, ये बेसिकली क्लासेस और फंक्शंस के साथ काम करती हैं, बट ये चीज़ों को जेनेरिक इस तरह से बनाती हैं कि वी गेट इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप, कि हमें टाइप क्या यूज़ करनी है। 9 है जी, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 5। ये ऑपरेटर आपको याद आ जाना चाहिए, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर है 1, यानी 5 को आपने एक बिट लेफ्ट जो है वो शिफ्ट कर दी है। अच्छा, सबसे पहले 5 हम लिखते हैं तो ये कैसे लिखा जाता है, 101, ये 5 लिखा जाता है। ये आपकी पहली बिट है, ये आपकी दूसरी बिट है और ये आपकी थर्ड बिट है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 5 को लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो जब हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, पहली बिट खाली हो जाएगी, दूसरी बिट पे ये जो 1 है ये दूसरी बिट पे आ जाएगा 0, ये थर्ड बिट पे चला जाएगा और ये 4 ये फोर्थ बिट पे चला जाएगा। असल में यहाँ समझिए ये फोर्थ बिट है और ये खाली आ गया तो यहाँ पे आप 0 डाल दीजिए। अब दोबारा देखिए, ये आपकी 1 वाली बिट है, ये आपकी 2 वाली बिट है, ये आपकी 4 वाली बिट है और ये आपकी क्या होती है, 8 वाली बिट है। अगर आप इनको ऐड करें, ये 0 है, या 2 वाली बिट ऑन है तो 2 हो जाएगा, या 4 वाली बिट ऑफ है तो 0 है, और 8 वाली बिट ऑन है तो ये भी क्या हो जाएगा, 8। तो ये 8 + 2 कितना बना आपके पास, 10। और वैसे भी अगर आप देखें तो हमने यही कहा था डेफिनेशन में कि जब लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे एक बिट भी नंबर को तो नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 10। तो 10 क्या है, राइट ऑप्शन है इसमें। If a class A declares itself a friend of class B and then class B declares itself a friend of C, then इसको हम लिख लेते हैं ज़रा, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। A जो है वो क्या है, B की फ्रेंड है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट ऊपर दी हुई है। इसी तरह ये कहा गया है कि ये जो B है ये कोई और क्लास है C, ये इसकी फ्रेंड है, ठीक है। तो अब कौन सी स्टेटमेंट गिवन में से ट्रू है। देखिए, बाजार तो ये लग रहा है कि ए अगर बी की फ्रेंड है और बी सी की फ्रेंड है तो फिर ए बी सी की फ्रेंड हुई, ठीक है। ये हमारे यहाँ कन्वेंशन तो है नहीं कि एक अली दोस्त है बिलाल का और बिलाल किसी चौधरी साहब के दोस्त है और अली और चौधरी साहब भी दोस्त हो जाएंगे आपस में, ठीक है। ऐसा तो नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि क्लासेस में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ आ रही है, ट्रांजिटिविटी आई हुई है। तो इनफैक्ट क्लास में ऐसा नहीं होता। अगर ए ने सी का, यहाँ से अगर आप कहें कि यहाँ से ए ने सी का फ्रेंड बनना है तो सी को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा, सी को खुद डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ जी ये जो क्लास ए है ना ये वाली मेरी फ्रेंड है। और फ्रेंड ज़ाहिर बात है जिसकी होती है वो खुद क्लास डिक्लेयर कर लेती है कि ये फ़ला फंक्शन या क्लास मेरी फ्रेंड है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से वो ऑप्शन ठीक होगी जिसमें से सी क्लास कहेगी कि मेरी फ्रेंड है और क्लास ए इज़ आल्सो फ्रेंड नहीं। हमने कहा कि ट्रांजिटिविटी ऐसे कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पे। क्लास बी इज़ आल्सो फ्रेंड ऑफ क्लास ए, वो तो पहले ही क्लास ए डिक्लेयर कर चुकी है। क्लास ए इज़ आल्सो फ्रेंड ऑफ सी इफ़ ए डिक्लेयर इटसेल्फ, नहीं ए का तो डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है। क्लास ए इज़ आल्सो फ्रेंड ऑफ सी इफ़ क्लास सी डिक्लेयर्स ए एज इट्स फ्रेंड, ये ऑप्शन ठीक। 11 है, ए क्लास हुज ऑब्जेक्ट इज कंटेन्ड एज कांस्टेंट ऑब्जेक्ट मस्ट हैव, यानी एक क्लास है उसका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी और क्लास में कंटेन्ड होता है, वहाँ पे यानी यूज़ होता है, आप ये कह सकते हैं कंटेन किया जा रहा है। जैसे हमने इनर क्लास आउटर क्लास का कॉन्सेप्ट पिछले पूल में भी एक क्वेश्चन 2 में देखा था। कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर की शायद हमने कुछ तरतीब या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखे थे, वो कैसे होते हैं। ऐसी सूरत में वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट देना है उसको। तो उस सूरत में वो कह रहे हैं कि क्या एक रिक्वायरमेंट है, वो मस्ट है, वो क्या है, गेटर एंड सेटर। नहीं, गेटर एंड सेटर तो हर क्लास के हो सकते हैं, नॉर्मल क्लास के हो सकते हैं। आपने कोई क्लास का ऑब्जेक्ट किसी भी तरह पास करना है तो उससे गेटर और सेटर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता या उससे कोई तरतीब नहीं तब्दील होती। ऐसा नहीं होता कि किसी क्लास ने अगर कोई चीज़ कंटेन करनी है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कंटेन करना है, डिक्लेयर करना है या पास करना है तो उससे गेटर एंड सेटर तब्दील हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या होंगे ही नहीं या ज़रूर होंगे नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जी बिल्कुल, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ द राइट ऑप्शन। क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस चीज़ को इंश्योर करेगा, क्योंकि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है ना,
तो इसलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंश्योर करेगा, ये प्रॉपर इनिशियलाइजेशन करवा देगा, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है। पैरामीटराइज ज़रूरी नहीं है और ऑपरेटिंग ओवरलोड फंक्शन भी ज़रूरी नहीं है, वो तो चूँकि इस कॉन्टेक्स्ट में बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ऐसी सिचुएशन में जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कंटेन्ड हो रहा होता है और वो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, तो आपके क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना ज़रूरी है, ताकि आपके ऑब्जेक्ट की, यानी जो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर इनिशियलाइजेशन करवाई जा सके। 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी ओवरलोडेड। कौन सा फंक्शन है जो ओवरलोड नहीं किया जा सकता? तो आपको पता है मेंबर फंक्शन तो हम आसान से कर सकते हैं, यानी वो किए जा सकते हैं। एक क्लास में फंक्शन है एडिशन का या ऐड नंबर्स, वही ऐड नंबर्स का फंक्शन है, आप उसको ओवरलोड कर सकते हैं फ्लोट के लिए और इसी तरह लॉन्ग के लिए, डबल के लिए। यूटिलिटी फंक्शंस ये भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर आपको पता है आप पैरामीटराइज बना लेते हैं, 2-3 भी लिख सकते हैं। एक चीज़ हमने पढ़ी थी, आपको अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए, आपके डिस्ट्रक्टर जो होता है इसको ओवरलोड हम नहीं कर सकते। तो क्लास की बात करें तो ए डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कैन नेवर बी ओवरलोडेड, ठीक है। ना इसकी कोई रिटर्न टाइप होगी और ना ही ये फिर कभी भी ओवरलोड होगा। 13 है, ट्रूथ टेबल्स आर यूज फॉर एनालाइजिंग। आपको याद होगा कि हमने ट्रूथ टेबल किस लिए यूज़ किया था, अभी इनफैक्ट हमने 1-2 ऑपरेशंस किए भी हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशंस के लिए होता है, अरिथमेटिक के लिए नहीं होता। अरिथमेटिक से मुराद होती है कि इफ आई से 7 + 3 दिस इज इक्वल टू सिंपल 10, ये हमारा क्या है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। लेकिन इसी को मुझे अगर लॉजिकल करना हो तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं 7 की रिप्रेजेंटेशन लिखूँगा बाइनरी में, 3 की रिप्रेजेंटेशन लिखूँगा बाइनरी में, और उसके बाद फिर मैं देखूँगा कि मैं लॉजिकल एंड कर रहा हूँ, लॉजिकल और कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो आपको पता है ट्रूथ टेबल जो है वो हम इन्हीं पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते। तो द आंसर इज लॉजिकल एक्सप्रेशन। 14 is static memory is also known as allocation, while dynamic memory is also called as allocation। आपको पता है स्टैटिक जो है वो क्या होती है, कंपाइल टाइम के ऊपर होती है, और डायनेमिक क्या होती है, रन टाइम की होती है। तो यहाँ पहली ऑप्शन ही जो ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एक डिफरेंस भी है, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, और उसके बाद फिर इन दोनों की समझ लीजिए बेसिक डेफिनेशन भी है या बेसिक ये बिहेवियर भी है। 15 है, इफ वी ओपन अ फाइल स्ट्रीम माई फाइल फॉर रीडिंग। आपने कोई फाइल ओपन की हुई है किसके लिए, रीडिंग के लिए। व्हाट विल गिव अस द करंट पोजीशन, आपने रीड करना ही याद रखना है, हाईलाइट किया मैंने। तो हमें एक फ़ाइल रीड करनी है या हम कर रहे हैं, तो हमें करंट पोजीशन उस फाइल में जांचनी है, मालूम करनी है, दरियाफ्त करनी है। तो वो कैसे करेंगे, आपको पता है टेल जी का आपका फंक्शन ये काम करता है। टेल जी आपको फाइल रीडिंग के दौरान करंट कर्सर पोजीशन रिटर्न करता है। टेल पी आपको याद होगा कि ये फाइल को जब हम राइट कर रहे होते हैं उस वक्त काम करता है। सी के जो आपके फंक्शन है ये आपकी पोजीशन को सेट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन जो हमारी है वो टेल जी है। When we write a class template, then the first line must be। जी ये तो कदरे बहुत आसान है कि टेम्पलेट में हम सबसे पहले टेम्पलेट का कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद फिर क्लास टी अपनी लिखते हैं, और यहाँ पे टी से मुराद हो सकता है कि हम टी को कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। वही बात है, आप कभी इंटीजर के लिए लिखते हैं या आपकी कॉपी बनती है, कंपाइलर क्रिएट करता है डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर आपने क्या भेजे है फंक्शन में, और कभी ये फ्लोट भी हो सकता है, कोई भी और डेटा टाइप हो सकता है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, सी। 17 है, द फंक्शन कॉल टू अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है कंस्ट्रक्टर की। क्लास का जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता है, ठीक है। पैरामीटराइज आपको खुद करना पड़ता है, लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्लास का तो सबसे पहला काम क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारी, इज मेड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। दिस ऑप्शन इज राइट। क्रिएट्स बट कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड, ये ठीक नहीं है। नेवर टेक्स एनी आर्गुमेंट्स, ठीक है, ये बात ठीक है किसी हद तक। और लुक्स लाइक एन एनी फंक्शन कॉल एक्सेप्ट देयर इज नो रिटर्न वैल्यू, नहीं, ये भी ठीक नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कंस्ट्रक्टर के कि जब भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट और वेरिएबल, कैन नॉट क्रिएट इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, नहीं। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेरिएबल, नहीं।
can allocate an appropriate amount of memory for an object or variable. That's right. क्योंकि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है। तो जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की बात कर रहे हैं तो ये देखिए एलोकेट का कीवर्ड यहाँ पे भी आया हुआ और दूसरा मेमोरी का कीवर्ड आया। तो ये देखिए डेफिनेशन आपको याद है तो आपने चीज़ें कनेक्ट करनी है। सिंपली कुछ कीवर्ड आपने ले लिए क्वेश्चन से और उसके बाद फिर आपको आंसर आसानी से मिल गया, और ना सिर्फ आसानी से मिल गया बल्कि आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं। 19 है, देयर इज ए क्लास स्टूडेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड डिस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। तो स्टूडेंट क्लास है उसका आपने क्या लिखना है, डिस्ट्रक्टर देखना है कि कौन सा जो है वो ठीक है, वैलिड है। तो स्टूडेंट ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया, टिल्डे साइन होता है, ये डिस्ट्रक्टर है, ये डिस्ट्रक्टर तो है लेकिन पैरामीटर कोई नहीं लेता, यहाँ पेंट लिखी हुई है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी वो नेम जो क्लास का है वही डिस्ट्रक्टर का भी होता है, लेकिन लेफ्ट साइड पे या प्री पेंड क्या होता है, टिल्डे साइन। ठीक है, टिल्डा साइन भी बोलते हैं, टिल्डे साइन भी बोलते हैं। सो जो भी आप इनमें से 20 है, द रिजर्व्ड वर्ड पब्लिक एंड प्राइवेट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो आपको पता है ये हमारे पास दोनों क्या चीज़ें हैं, इवन प्रोटेक्टेड भी। ठीक है, ये क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, कि आप क्लास के जो मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स भी, और कभी कभार शायद कुछ आपके फंक्शंस भी, वो क्या है, या मेंबर फंक्शंस, उनको आप क्या बनाते हैं, पब्लिक या प्राइवेट, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। तो ये जो आप लिखते हैं लफ्ज़ पब्लिक का, प्रोटेक्टेड का या प्राइवेट का, ये आपके क्या है, एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेसिबिलिटी हैं। ये बताते हैं कि क्या चीज़ एक्सेस हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। यानी वो फंक्शंस जो आप कहते हैं ना, ये आपके इंटरफेस हैं जहाँ से बाहर की दुनिया क्लास से बात करेगी, तो उनको आप पब्लिक डिक्लेयर करते हैं क्योंकि क्लास ने बाहर की दुनिया से बात करनी है, एक विंडो प्रोवाइड करनी है, राइट। तो ये सारे क्या है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कि किस चीज़ को आपने क्या बनाना है, ये क्या है, एक्सेसिबिलिटी है, कि कौन सी चीज़ एक्सेस होनी है, कौन सी नहीं होनी। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड। इनमें से कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकता। न्यू हम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्लस इज इक्वल टू अलग लगा है, प्लस और इज इक्वल टू, तो दोनों भी हम कर सकते हैं, कंपाउंड भी कर सकते हैं। यस, द साइज ऑफ ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ये इसकी डेफिनेशन में भी है। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा एक टेबल देखें, इफ़ यू रिमेंबर, तो ऑपरेटर ओवरलोडेड जो किए जा सकते हैं वो तो एक काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जो नहीं किए जा सकते उसमें से 5 या 6 हैं। साइज ऑफ इज़ वन ऑफ दैम। ठीक है, एक साइज ऑफ अपनी याद रखना है, और एक आपका डॉट ऑपरेटर जो है वो भी वेरी कॉमन, दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड आल्सो। 22, कंसिडरिंग द फ्रेंड फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फ्रेंड फंक्शन की कोई बात हो रही होगी, इसको आपने ज़रा जेन में रखना है। इसको जेन में रखते हुए हम स्टेटमेंट्स अपनी पढ़ लेते हैं कि कौन सी इसमें से ट्रू हो सकती है फ्रेंड फंक्शन के लिहाज से। मस्ट बी हैविंग ए प्रोटोटाइप विद नो आर्गूमेंट्स। ज़रूरी नहीं है कि उसके, यानी फ्रेंड फंक्शन है एक और उसका कोई आर्गूमेंट ही नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि किसी का आर्गूमेंट होगा फ्रेंड नहीं बन सकता, फंक्शन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास दैट डिक्लेयर्स इट ए फ्रेंड। कुछ समझ आ रही है बात? यस, यानी जो क्लास किसी दूसरे फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर लेती है, तो फ्रेंड फंक्शन उस क्लास के प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस कर सकता है। कैन नॉट एक्सेस द डेटा मेंबर्स, नहीं, जब फ्रेंड बन गया तो कर सकता है। मस्ट बी इन्वोक्ड बाय द क्लास दैट डिक्लेयर्स, नहीं, उसको जरूरी नहीं है कि वो जो डिक्लेयर कर रही है वो खुद ही इन्वोक करे, नहीं। तो राइट ऑप्शन इज बी, फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। 23, the prototype of a friend function must be written dash the class and its definition must be written. Again ये भी definition है, यानी basic characteristics हो सकता है, बल्कि है कि एक friend function जो है उसकी declaration, ये देखिए prototype and declaration, तो उसकी जो डिक्लेरेशन है वो क्लास के अंदर लिखी जाती है। इसका मतलब है ये ऊपर वाली ऑप्शन दोनों ठीक हो सकती हैं, नीचे वाली तो गई। तो वो प्रोटोटाइप क्लास के अंदर लिखी जाती है, लिखी कहीं भी जाती है, ऊपर नीचे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जगह क्या होनी चाहिए, लेकिन क्लास के अंदर उस फ्रेंड फंक्शन की जो है वो प्रोटोटाइप लिखी जाएगी एक क्लास के अंदर। ठीक है ना, लेकिन वो जो डेफिनेशन है वो कहाँ लिखी जाएगी, इनसाइड नहीं, आउटसाइड। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रोटोटाइप ऑफ अ फ्रेंड फंक्शन वो लिखी जाएगी कहाँ, क्लास के अंदर, जो उसको फ्रेंड डिक्लेयर कर रही है, और उस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कहीं क्लास के बाहर लिखी जाएगी, क्लास में नहीं लिखी जाएगी।
क्लास में सिर्फ वन लाइनर प्रोटोटाइप लिखी जाएगी जिसके लेफ्ट साइड पे आप यानी आप प्री पेंड करते हैं फ्रेंड का कीवर्ड। 24 है विच स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज फॉल्स। तो हमें देखना है कि गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सी गलत है, आपके बार फॉल्स देखनी है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं न्यू ऑपरेटर्स कैन नेवर बी क्रिएटेड। तो देखें ये तो ठीक है, यानी ऐसा ही हमें कहा गया है कि जब आप ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे होते हैं या इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हैं तो इससे ये मुराद नहीं है कि आप कोई नए ऑपरेटर जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो न्यू ऑपरेटर्स तो आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट ठीक है इन इटसेल्फ, इसका मतलब है ये गलत नहीं है। वी कैन नॉट पिक दिस, ये हमारी डिजायर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकती। सर्टेन ओवरलोडेड ऑपरेटर्स कैन चेंज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे टेक। इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए दोबारा। यानी वो कह रहे हैं कि जब आप ऑपरेटर को एक ओवरलोड कर देते हैं तो वो चेंज कर सकता है या उससे चेंज हो जाता है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वो कितने लेता है। यानी बाइनरी प्लस है, जब आपने ओवरलोड कर लिया तो अब वो कहता है जी कि मैं एक ऑपरेंड लूंगा या 3 लूंगा। इसका मतलब है ये गलत ऑप्शन है और यही हमें पिक करनी थी। यानी एक दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ, इससे मतलब ये है कि कोई एक ऑपरेटर जब आप ओवरलोड कर लेते हैं तो वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर देता है। आप बाइनरी प्लस है तो उसको पहले 2 ऑपरेटर हम देते थे, अब हमने उसको ओवरलोड कर दिया तो ऑपरेंड 2 ही रहने चाहिए। जबकि हम यहाँ स्टेटमेंट कह रहे हैं कि नहीं जी अब ऑपरेंड भी हम चेंज कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स पहले 2 देते थे ना, अब 1 देंगे सिर्फ, वो बाइनरी ऑपरेटर नहीं रहेगा। आप 3 देंगे, वो बाइनरी ऑपरेटर नहीं रहेगा, कुछ और चीज़ हो जाएगी। Anything else but that would not remain a binary operator anymore। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आप ऑपरेटर ओवरलोड करते हुए नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज नहीं कर सकते और यही हमें आइडेंटिफाई करनी थी गिवन में से गलत कौन सी है। थर्ड देखिए तो प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज्ड बाय ओवरलोडिंग। ये तो स्टेटमेंट ठीक है, हम नहीं कर सकते। ओवरलोडिंग कैन नॉट चेंज हाउ एन ऑपरेटर वर्क्स, ये भी नहीं हम बदल सकते। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने कर लिया प्लस का और उसको हमने कहा कि जी वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स के लिए हम नहीं बता सकते कि चेंज कर सकते। मेरी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए प्लस ऑपरेटर कुछ और कर सकता है, बिल्ट इन 4 + 5 करूंगा तो वो 9 ही रिटर्न करेगा, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। द ओनली फॉल्स इज ऑप्शन बी। यही हमें फाइंड करना था कि इनमें से गलत कौन है। 25 है इनिशियलाइजिंग द डेटा मेंबर्स इन द डेफिनेशन ऑफ ए क्लास इज। यानी आप क्लास की डेफिनेशन लिख रहे हैं, आपने करना क्या है, इनिशियलाइजेशन करनी है किनकी, डेटा मेंबर्स की। ये 3 चीज़ें आपकी ज़हन में आ गई। यानी आप क्लास लिख रहे हैं, एक डिफाइन कर रहे हैं, उस वक्त डेटा मेंबर्स को आपने क्या करना है, इनिशियलाइज क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हुए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप, ये आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा, कंपाइलर आपको अलाउ नहीं करेगा। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, ये देख लीजिएगा, स्टैटिक डेटा नहीं है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है और हमें स्टेटमेंट ट्रू जो है वो देखनी है कि गिवन स्टेटमेंट में से ट्रू कौन सी है। कि क्लास के अंदर हम एक स्टैटिक वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, हम उस डिटेल में नहीं जाते अभी फ़िलहाल, लेकिन हम यूज़ करते हैं और हमें पता है कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, वो क्या करता है और कब यूज़ करना है उसको। तो हमने अगर स्टैटिक वेरिएबल क्लास में एक लिया हुआ है या मल्टीपल लिए हुए हैं तो ऑर्डिनरी हमारे फंक्शन बाय डेफिनेशन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। हमारे स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए फिर हमें कोई स्टैटिक मेंबर फंक्शन लिखना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन अगर यूज़ हुआ है, कहीं हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो किसी स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है और कर रहा होगा या उसी के लिए बनाया गया होगा, लिखा गया होगा। मस्ट बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास डेफिनेशन बट डिफाइंड आउटसाइड। तो ये हमने कहा था स्टैटिक इंटीजर के लिए या स्टैटिक डेटा टाइप के लिए तो ज़रूरी है, या एक कन्वेंशन है कि आप उसको डिक्लेयर कर लीजिए क्लास के अंदर और डिफाइन कर लीजिए बाहर, लेकिन फंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। मस्ट बी डिक्लेयर प्राइवेट, स्टैटिक के लिए ज़रूरी नहीं है। जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, आपके मेंबर फंक्शन आमतौर पर पब्लिक होते हैं, लेकिन अगर आपने उनको किसी तरीके से हाइड करना भी है तो ये ऑलवेज तो नहीं होता, लेकिन ये ऑप्शन भी ठीक नहीं लग रही। हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ इंटायर, नहीं हमने तो कहा था कि नहीं, स्टैटिक का तो पर्पज़ ही जो है वो इट्स नॉट अ मल्टीपल कॉपीज। तो आपको याद होगा हमने स्टैटिक डेटा मेंबर जब पढ़ा था तो ये कहा था कि एक डेटा मेंबर होता है
या एक वेरिएबल होता है वो, और सारी क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं 10, 20, 30, 100 इवन वो सब उसको एक्सेस कर सकते हैं। आसान लफ्जों में वही शेयर करते हैं वेरिएबल एक। और हमने कहा था अगर स्टूडेंट की क्लास है तो हमें काउंट करने के कितने ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेंगे। बहुत सिंपल और आसान मिसाल है, यानी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं यूजिंग योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टैटिक टाइप का वेरिएबल। कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा, ये हम कह रहे हैं बाय डेफिनेशन ऐसा ही है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा टाइप, और या स्टैटिक डेटा टाइप्स के लिए हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन लिखते हैं क्लास के अंदर, वही उनको एक्सेस भी करते हैं। 27 which of the following given statements holds for the copy constructor। कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन आपके जेहन में आ जानी चाहिए कि कॉपी कंस्ट्रक्टर असल में क्या होता है। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो है उसको हम देते हैं किसी फंक्शन को, और उसके बाद फिर उस तरह की कॉपी हम जनरेट कर लेते हैं, बिल्कुल वही क्लोन एक बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट का, और वही जिसको हम पास कर रहे हैं जो वैल्यूज़ वगैरह जो चीज़ें हैं जितना उसका साइज़ है वही सारी उसको मिल जाती है। इसीलिए हम क्लोन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं समझने की हद तक कि जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो किस तरह का होगा। क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज विद द सेम डेटा एज एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ये तो पहले ही ठीक होगी बात कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है डिपेंडिंग अपॉन बिल्कुल उस तरह का जो आप उसको पास कर रहे हैं, और वो जो पास कर रहे हैं जो उसका डेटा है जो उसकी मेमोरी साइज है डिपेंडिंग अपॉन उसके वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो ये पहली ऑप्शन ही ठीक है। टेक्स एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, नहीं बिल्कुल नहीं। कॉपीज तो फंक्शन थोड़ी है। कॉपीज द डेटा टू कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, नहीं ये भी नहीं है। टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर में आप आर्ग्यूमेंट देते हैं, आप पैरामीटर पास करते हैं, आप बताते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की तरह का आपने और बनाना है। ठीक है, तो ये भी गलत। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज्ड विद द सेम डेटा एज द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो आप उसको पास कर रहे हैं। 28 स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज यूज फॉर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप डेटाबेसेस के साथ यूज़ करते हैं, जितने भी आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वहाँ पे आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए। 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसिडरिंग ए डैंगलिंग रेफरेंस। तो अगर आपके जेहन में रेफरेंस की डेफिनेशन है कि रेफरेंस क्या होता है, यानी एड्रेस होता है किसी वेरिएबल का या किसी मेमोरी लोकेशन का, किसी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। डैंगलिंग पॉइंटर क्या आपको पता उस वक्त एग्जिस्ट करता है या उस वक्त हमें इसका सामना होता है जब हमने मेमोरी डीएलोकेट करवा दी हुई है, राइट। तो ऐसे ही हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट का या किसी वेरिएबल का जिसको हमने क्रिएट किया था और हमने उसकी मेमोरी अब डीएलोकेट करवा दी है और उस रेफरेंस को हम किसी और को रिटर्न कर रहे हैं, तो वो रेफरेंस मेमोरी में किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा, तो वो क्या है, वो डैंगलिंग रेफरेंस है जी। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेफरेंस वेरिएबल इज ट्रू। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा भी था रेफरेंस वेरिएबल का, यानी जिसमें हमने ये कहा था कि INT एंड देन फिर उसके बाद एम्परसेंड साइन, और उसके बाद हमने कहा था B इज इक्वल टू A। ऐसे करके हमने क्वेश्चन देखा था पीछे, यानी रेफरेंस या एलियस जिसको हमने कहा इज ए न्यू नेम, एलियस या न्यू नेम, राइट। तो इसके बारे में कोई एक स्टेटमेंट है वो हमें देखनी है। देखें इस स्टेटमेंट को ज़रा अगर आप गौर से देखें, उससे एक चीज़ इस डेफिनेशन आपको रेफरेंस वेरिएबल की पता चल रही है कि एक तो इसमें हम ये एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, दूसरा B जो है वो A के लिए एक और नेम क्रिएट हो गया है, एलियस क्रिएट हो गया है। तीसरी चीज़ कि हम उसकी टाइप भी दे रहे हैं, और एक और चीज़ जो आपने देखनी है वो ये कि जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं साथ ही हम कोई एक उसको वेरिएबल बता रहे हैं, इनिशियलाइज करवा रहे हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। असल में इनिशियलाइज नहीं है ये, लेकिन हम बता रहे हैं कि आप किसके एलियस हैं, तो वो हम बता रहे हैं कि B you are alias of A। Now if we write your name, point the value of A or use the value of A or refer to the value of A, कंपाइलर समझ आता है चूंकि B A का एलियस है, A का सिनोनिम है, तो इसलिए A की वैल्यू 10 है तो मैंने 10 यूज़ करनी है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, और उसमें से ट्रू वैल्यू कौन सी होगी जी, आप इसको रीअसाइन नहीं कर सकते बाद में, ये पहली तो ऑप्शन ही आपकी गलत होगी। मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन,
ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है कि जब आप ऊपर देखें डेफिनेशन में हमने देखी हुई है कि अभी हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं और साथ ही हमने बताया है कि इनिशियलाइज करवाया है, एक तरह से हमने बताया कि ये किस वेरिएबल का एलियस है। तो ये समझ लीजिए, ये जो बताना है कि किस वेरिएबल का एलियस है, ये इनिशियलाइजेशन है। और ये हम कब कर रहे हैं? एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ये आप देखिए, हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हुए नल नहीं हो सकता। रेफरेंस वेरिएबल ने किसी और का एलियस बनना है तो वो नल का एलियस नहीं बन सकता। तो ये आपकी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है यहाँ से। 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। तो अभी शायद मैंने पीछे किसी एमसीक्यूज में आपको बता दिया था कि डॉट ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड नहीं हो सकता। बाकी आप सारे कर सकते हैं। इसमें से देखिए परसेंट है प्लस। अगर आप टेबल या लिस्ट दोबारा रिव्यू करें और अगर आपको ऑन योर फिंगर टिप्स है तो क्लियरली एट द फर्स्ट साइट यू कैन से दिस इज द डॉट ऑपरेटर दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। अदरवाइज बाकी आप कर सकते हैं। 32 है, द सेट प्रिसीजन इज वन ऑफ द मैनिपुलेटर्स। ये आपको पता है सेट प्रिसीजन जो है ये एक कोई मैनिपुलेटर है। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इट विल सेट? जी, तो देखिए सेट प्रिसीजन आपको पता बाय डेफिनेशन ये काम करता है कि आपने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स तक आपको आंसर चाहिए। टेक द एग्जांपल ऑफ पाई दैट इज 3.14, तो उसकी आगे वैल्यू भी होती है 159 समथिंग। बट अब आपको शुरू के ये 2 डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद। तो इसका मतलब ये है कि आप सेट प्रिसीजन यूज कर सकते हैं। थिंक ऑफ यूजिंग लॉन्ग और डबल्स व्हेन यू आर वर्किंग विद द रियल नंबर्स। तो अगर आपको उस आंसर में से सिर्फ 2 डिजिट नंबर चाहिए, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ हमने कहा कि आपको अगर आंसर सिर्फ 2 डिजिट्स तक चाहिए, यानी इन दिस केस 3.14, यानी आपको आंसर यहाँ तक चाहिए या 141 तक चाहिए, 3 डिजिट तक चाहिए। तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं? सेट प्रिसीजन जो है ये यूज कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारी पहली क्या कहती है, द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। द नंबर ऑफ डिजिट बिफोर नहीं, आफ्टर ही करता है ये। द नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर, और ना दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। 33 है, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, स्ट्रिंग क्लास की ये ऑब्जेक्ट की एरिया है स्ट्रिंग str5, और क्या किया हुआ है अगर आप देखें राइट साइड पे करली ब्रैकेट्स में हमने इनको इनिशियलाइज भी करवाने की कोशिश की है। यहाँ एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट जो देखनी है वो ये है, ये ग्रीन ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट्स हैं, ये तो इनिशियलाइजेशन के लिए ठीक है। अब 5 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, तो आपने यहाँ पे आपका पहले ऑब्जेक्ट की आएगी, यदि str0 की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, वो आपने स्ट्रिंग पास कर दिया है प्रोग्रामिंग की। तो असल में तो ये चली जाएगी str0 के अंदर, ये चलेगी आपकी str0 के अंदर। उसके बाद कॉमा आपने लिखा, उसके बाद CS201। तो जो दूसरी वैल्यू आपने दी है यह आपकी चली गई असल में str_1। ये यहाँ पे सब 0 है। चले, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया बेसिकली। दूसरी चलेगी सब 1 के अंदर, उसके बाद फिर सब 2, सब 3, सब 4, 0 से 4 तक है ना, चूंकि साइज 5 है तो 0 से 4 तक जाना था, तो बाकी तो वैल्यू नहीं दी हुई। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यानी स्ट्रिंग क्लास के 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं str_5, ये आप देख लें। लेकिन हमने किया क्या है कि हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया है, फर्स्ट सेकंड को str_0 और sub1 को, बाकी किसी को नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि 2 के लिए तो हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा, या हमारा अपना लिखा हुआ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और बाकी चूंकि हमने नहीं दिए वैल्यूज इसलिए बाकी के लिए क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ से हमें ये लग रहा है। तो पहली ऑप्शन ये है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल कॉल फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। नहीं, डिफॉल्ट उस वक्त होते जब ये हम स्ट्रिंग वाली वैल्यूज ना देते, यहाँ तक स्टेटमेंट लिख देते, यहाँ तक ये वाली स्टेटमेंट, तो फिर क्या होता, फिर डिफॉल्ट कॉल हो जाता सबके लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, नहीं सबके लिए भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने वैल्यू 2 दी हुई है जबकि ऑब्जेक्ट्स हमने 5 क्रिएट किए हुए। थर्ड है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड फॉर द फर्स्ट 2 ऑब्जेक्ट्स एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स, यही हम भी कह रहे हैं।
कि चूंकि 2 वैल्यू दी हुई है इसलिए 2 के लिए तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जो पहले 2 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे str sub 0 उसमें चला जाएगा प्रोग्रामिंग, और str sub 1 में चला जाएगा CS201, और sub 2, 3 और 4 जो बनेंगे उनके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई। और पहले 2 के लिए डिफॉल्ट, बाकी के लिए नहीं। पहले 2 के लिए तो हमने वैल्यू दी है, तो उसके लिए डिफॉल्ट कैसे कॉल होगा, वो तो हमारा पैरामीटराइज्ड ही होगा, इसलिए हमने यह वैल्यू पास की है। और इसी पर्पस को देखते हुए हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी लिखा होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 34. If we want to use stream insertion and extraction operators with dash, then we have to overload these operator. अगर हमें स्ट्रीम इंसर्शन और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स यूज करने हैं किन के साथ दी हुई ऑप्शंस में, तो हमें ओवरलोड करने पड़ते हैं। वी हैव टू ओवरलोड देम। देखिए, इंटीजर, फ्लोट और डबल के साथ हमने कहा था कि ये ओवरलोडेड होते हैं बाय डिफॉल्ट, ये ऑलरेडी ओवरलोडेड होते हैं। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि स्ट्रीम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी इन एंड आउट के, वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स के लिए क्या हैं, ऑलरेडी ओवरलोडेड है। ये हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, जी बिल्कुल, ये चूंकि हमारे अपने यूजर डिफाइंड होते हैं इसलिए इनके लिए हम इनको ओवरलोड करते हैं। कैरेक्टर अगेन ये भी डेटा टाइप है, और स्ट्रिंग जो है ये प्री डिफाइंड है C++ में। आपको पता, अब तक आप फेमिलियर हो चुके हैं, ये क्लास है स्ट्रिंग की, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग की, और उसके बाद फिर हम वो स्ट्रिंग के जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में ऑप्शन क्या होगी, बी, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। उनके लिए अगर हमें, यानी हमारी अपनी यूजर डिफाइंड किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए अगर हमें स्ट्रीम इंसर्शन या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है तो फिर हम ओवरलोड करेंगे। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर। मेरा ख्याल है कि आप 2 चीज़ों पे वो समझ गए होंगे, एक तो पैरामीटराइज्ड है और दूसरा नॉट है। ये देखिएगा, पैरामीटराइज्ड पैरेंथेसिस, पैरामीटराइज्ड पैरेंथेसिस, और ये भी क्या है, पैरेंथेसिस। तो पैरामीटराइज्ड मतलब तीनों की पैरेंथेसिस है, और जिसकी नहीं है वो क्या है, डेसिमल। और ये वाकई नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर है। सिर्फ आप क्या करते हैं, बताते हैं कि 101 आप देते हैं तो उसको डेसिमल में, या कोई ऑक्टल का नंबर है उसको आप डेसिमल में लिख लेते हैं, इवन हेक्साडेसिमल है। 36 है, व्हेन द कंपाइलर ओवरलोड्स द असाइनमेंट ऑपरेटर बाय डिफॉल्ट इज इक्वल टू का जब ऑपरेटर कंपाइलर बाय डिफॉल्ट ओवरलोड करता है तो कंपाइलर क्या करता है। अब 2 चीज़ें यहाँ आपको याद रखनी है, एक तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और कंपाइलर कर रहा है और बाय डिफॉल्ट कर रहा है। ऐसी सूरत में आपको याद होगा एक प्रॉब्लम होती है, और वो क्या होती है जी, ऑप्शन ए हमारी करेक्ट है। कंपाइलर मेंबर वाइज असाइनमेंट कर देता है, ठीक है, ये नहीं अलाउ तो वो करता है, सेकंड ऑप्शन अलाउ, और ये भी ठीक नहीं है, नॉट असाइन प्रॉपरली, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो क्या कर देता है, मेंबर वाइज कॉपी कर देता है। यानी क्लास 1 का कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, आप फॉर एग्जांपल ये लिख लीजिए कि ऑब्जेक्ट 1 जो है ये किसी क्लास 1 का ऑब्जेक्ट है, और आप ये समझ लीजिए ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 है, ये किसी क्लास 2 का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर आप मान लीजिए कि कोई 2 उसके डेटा मेंबर्स हैं x और y, और x को वैल्यू असाइन है 4 और y को क्या असाइन है 5। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट 1 के भी आप मान लीजिए अगर 2 ही डेटा मेंबर्स हैं x और y, तो ये मेंबर वाइज कॉपी हो जाएगी। यहाँ से ऑब्जेक्ट 2 से ऑब्जेक्ट 1 के अंदर ये मेंबर वाइज कॉपी हो जाएगी, यानी ये जो ऑब्जेक्ट 1 का x है इसको भी क्या वैल्यू मिल जाएगी फिर 4, और ऑब्जेक्ट 1 का जो y मेंबर है उसको भी क्या वैल्यू मिल जाएगी 5, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 के y को क्या वैल्यू मिली हुई है 5। तो इन सिंपल वर्ड्स, यानी मेंबर वाइज कॉपी, इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो भी उसके मेंबर्स हैं उनकी कॉपी इधर, तो मेंबर टू मेंबर कॉपी कर देता है, ऐसा मतलब x टू x, y टू y, ठीक है। तो ये करता है कंपाइलर बाय डिफॉल्ट जब वो असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करता है। 37 है, if text is a pointer of a class string, then what is meant by the following statement? text कोई पॉइंटर है string क्लास का, और हमने लिखा है कि text is equal to new string 5,
तो इस स्टेटमेंट से क्या मुराद है हमारी, इसका क्या मतलब? अगर आप ध्यान से देखें तो न्यू का कीवर्ड क्या करता है, डायनेमिक मेमोरी लोकेट करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की क्या है, क्लास है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस क्लास के 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। आपको ये भी पता है कि जब न्यू मेमोरी एलोकेट कर लेता है तो एक वैलिड टाइप का पॉइंटर उसने रिटर्न करना होता है, वही रिटर्न कर रहा है किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर। और टेक्स्ट क्या है, ये भी एक पॉइंटर है। इसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट में क्या हुआ है, स्ट्रिंग क्लास के 5 ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी एलोकेट की गई है, वो क्रिएट किए गए हैं, और जब क्रिएट हो चुकी हैं तो उनका एड्रेस किसको मिल गया है, टेक्स्ट के पॉइंटर को। ये काम हुआ है यहाँ पे। अब देखते हैं हमारी ऑप्शन कौन सी ठीक है। क्रिएट्स एन एरे ऑफ 5 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स स्टैटिकली, नहीं, न्यू का कीवर्ड जो है वो बता रहा है कि स्टैटिकली ये काम नहीं हुआ। क्रिएट एन एरे ऑफ 5 स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स डायनेमिकली, बिल्कुल। क्रिएट्स एन एरे ऑफ पॉइंटर्स स्ट्रिंग, नहीं। और क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे क्रिएट न्यू 5 पॉइंट। तो यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं और उनकी जो लोकेशन है मेमोरी में, उसमें जो पॉइंटर है बेसिकली या रेफरेंस या एड्रेस, कुछ भी आप कह लीजिए, वो हमारे टेक्स्ट को चला गया। और अब टेक्स्ट इन ऑब्जेक्ट्स को जो क्रिएट हुए उनको पॉइंट कर सकता है मेमोरी। 38 है, द कॉपी कंस्ट्रक्टर बिकम्स नेसेसरी व्हाइल डीलिंग विद द डैश एलोकेशन इन द क्लास। कि आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लिया, अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, लेकिन ये कॉपी कंस्ट्रक्टर किस सिचुएशन में आपका जरूरी हो जाता है। ये देखिए नेसेसरी का कीवर्ड, इसको अपने ज़हन में रखें। बिकम्स नेसेसरी, कौन सी ऐसी कंडीशन है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर उस वक्त नेसेसरी हो जाता है, तो ये अब अपने बताना है। अगर आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, मैं फिर कहूँगा आपको एक बार, यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा कि ठीक है, ये हम देखते हैं कि कब नेसेसरी है, वाइल डीलिंग विद द डैश एलोकेशन। तो मेमोरी जब एलोकेट हो रही है तो वो हम मेमोरी कब एलोकेट करवाते हैं, हम अपने न्यू के कीवर्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेट के केस में हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं कि हम हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हमने एक ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करना है। तो जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए मेमोरी एलोकेट हम कर रहे हैं डायनेमिकली, एक चीज़। और उसको हम क्या कर रहे हैं कि जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो वो मेरे पहले ऑब्जेक्ट की तरह ही हो, क्लोन हो, उसका सिमिलर हो, आइडेंटिकल हो। तो ये कब यूज़ होगा, तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन। स्टैटिक तो होता नहीं है ऐसा, क्योंकि स्टैटिक आपको पता है कंपाइल टाइप पे मेमोरी हो जाती है एलोकेट, और हम जितने भी वेरिएबल्स डायनेमिक बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, वो न्यू के कीवर्ड से, वो स्टैटिक नहीं बनाते। और बोथ भी नहीं हो सकते और नन भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन हम न्यू से कर रहे हैं डायनेमिकली, और कंस्ट्रक्टर भी हम उस वक्त ही कॉल कर रहे हैं। तो ये देखिए मेमोरी एलोकेट हो रही है, नई रन टाइम पे डायनेमिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से एक तरह से इंटरकनेक्टेड हैं। ऑल यू नीड टू डू इज कनेक्ट द डॉट्स। क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो डॉट्स को कनेक्ट कर देंगे आपके लिए, इफ़ यू हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इस पूल में कुछ कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, लेकिन अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और हमने पूल 1, 2 में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं डाला था, तो आई थॉट डेलिबरेटली कि इसमें से कुछ क्वेश्चन हमें डालने हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, तो ऑप्शंस क्या है जी कि अच्छा, फिर मैं वही कहूँगा कि आपने ट्रू स्टेटमेंट देखनी है, एक तो ये ज़हन में रखिएगा, और किससे रिलेटेड, कॉपी कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। इसका मतलब है कि डेफिनेशन को दोबारा आप ज़हन में लाइए। A copy constructor is automatically called when an object is passed by value to a function. A copy constructor can only be defined by the compiler and not by the programmer. नहीं, ऐसा तो नहीं है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर लिखता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर तो हम खुद लिखते हैं, हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हम खुद लिखते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। A copy constructor can return a new object by value. नहीं, न्यू ऑब्जेक्ट बन गया तो वैल्यू उसकी हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो उसका रेफरेंस चाहिए, एड्रेस चाहिए। और जो हमने कहा कि न्यू के कीवर्ड के बाद हमें वैलिड टाइप का एक पॉइंटर रिटर्न होता है, जो हम किसी पॉइंटर को खुद डिक्लेयर करके उसमें वो एड्रेस या रेफरेंस रिसीव करते हैं। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू कन्वर्ट ए प्रिमिटिव डाटा टाइप इनटू अ क्लास ऑब्जेक्ट। इंटीजर ए को हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर से बिल्कुल भी नहीं गलत है। तो ऑप्शन ए ही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो बाय डेफिनेशन ये कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास बाय वैल्यू टू अ फंक्शन, यानी जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन में पास करते हैं तो तब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। A pointer declared to a structure object can access the data members of the structure object using the, ठीक है, एक पॉइंटर आपने डिक्लेयर कर लिया हुआ है, वो उस स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवा रहा है, ठीक है। यानी स्टूडेंट का आपका एक ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे स्टूडेंट की, ये स्टूडेंट आपका स्ट्रक्चर है और std1 आपका ऑब्जेक्ट है और sptr आपका पॉइंटर है, ठीक है जी। तो अब नीचे जाके आप क्या देते हैं कि जी sptr दिस इज इक्वल टू std1 %, ठीक है जी। अच्छा जी, और अब sptr ने एक्सेस करना है इस स्टूडेंट 1 के डेटा मेंबर्स को, तो कैसे करेगा? बाय डेफिनेशन आपको पता है पॉइंटर किससे करते हैं? एरो ऑपरेटर से, जी बिल्कुल। तो फोर्थ ऑप्शन आपकी करेक्ट है। अगर नॉर्मल हमें इसका ऑब्जेक्ट std1 बनाया हुआ है स्टूडेंट स्ट्रक्चर का और std1 ने एक्सेस करना है, तो आपको पता है std1 के साथ हम क्या लगाते हैं? डॉट। std1 डॉट रोल नंबर, std1 डॉट स्टूडेंट id, std1 डॉट cgpa। लेकिन पॉइंटर क्या करेंगे? पॉइंटर के लिए हमें एरो ऑपरेटर चाहिए होगा, डी यूज दी एरो ऑपरेटर। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलें, पानी पीजिए, बहुत थके हैं आप, और सिट बैक एंड रिलैक्स। फाइनली हमारा पूल 3 यहाँ पे एंड होता है और वी हैव रिव्यूड टुगेदर 120 क्वेश्चंस एंड आई बिलीव कि अगर आपने ये 120 क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर लिए, इन केस अगर आपने पहली बार हमारे साथ रिव्यू किए हैं, तो अब आप रेडी हैं बिल्कुल अपने एग्जाम को फेस करने के लिए। MCQs की बात कर रहे हैं तो यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर रेडी, क्योंकि आपने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स इन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लिए हैं एंड बिलीव मी आर नॉट, यू विल एक्चुअली फेसिंग दिस सिमिलर क्वेश्चंस। अगर ये नहीं भी रिपीट होते तो भी अगेन पॉइंटर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, न्यू, डिलीट, ठीक है, ये सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर और ये चीज़ें, फाइल हैंडलिंग, यही आप जो है ना, यही इनसे ही आपका सामना हो रहा होगा और इनको आपने अच्छी तरह से देख लिया है। तो हैव कॉन्फिडेंस दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड नाउ, ठीक है। उन लोगों के लिए जो शायद हमारे साथ रिव्यू करते रहे और उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए, तो आई वुड एनकरेज एंड हम्बली एडवाइस कि आपको अब वीक एरियाज पता चल गए हैं और अगर आपने साथ साथ प्रिपरेशन किए हैं, क्लिफ नोट्स भी लिए हैं, जितनी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हैं, तो अब जाइए दोबारा और इसको दोबारा एक दफ़ा अटेम्प्ट कीजिए, पूल 1 को, 2 को और दिस वन विच वाज पूल 3। तो ऑब्जेक्टिव हमने काफ़ी आपके साथ शेयर कर दी हैं। आई बिलीव कि अब आपका MCQ जो है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग और सिक्योरिंग 100% मार्क्स, यानी 33 आउट ऑफ 33 इंशाल्लाह। Okay, you were done with the objective or MCQs and coming up next. Obviously बात है, maybe you're thinking of, and yes, you are right, अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बाद आपका subjective part शुरू होने वाला है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। We will be moving towards our subjective part. अच्छा, subjective में हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ theoretical concept जो questions हैं वो उनको भी ज़रूर शामिल करें। ये वही basic concepts हैं जो आप किसी भी चीज़ को implement करने से पहले जो है वो पढ़ते हैं। सेकंड हम करेंगे एरर डिटेक्शन फ्रॉम द गिवन कोड। आपको कुछ कोड दिया जा सकता है और कहा जाता है कि इसमें क्या मसला है, इसमें क्या एरर क्या है। तो कहीं कोई ऑब्जेक्ट कॉल होगा, कहीं कोई रेफरेंस गलत दिया होगा, कहीं कोई पॉइंटर यूज किया हुआ जो एग्जिस्ट नहीं करता, या कहीं कोई डैंगलिंग पॉइंटर की सिचुएशन बन रही होगी, कहीं कोई रेफरेंस रिटर्न किया होगा लोकल वेरिएबल के साथ एंड थिंग्स लाइक दोस। तो विल सी, हमारे कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होंगे तो विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एरर्स इन द कोड्स। तो आउटपुट फाइंड करने के क्वेश्चंस गिवन होंगे, कोड आपको गिवन होगा, आपने इस कोड को रिव्यू करना है और उसके बाद फिर साथ साथ एंटिसिपेट करना है कि क्या आउटपुट आएगी। इसको हम कहते हैं कि आपने अपने कोड को ड्राई रन करना है। ड्राई रन जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रैक्टिस कीजिए, कोड लीजिए और उसके ऊपर लेड पेंसिल के साथ आप लाइन बाय लाइन, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन चलते जाइए और अपनी इंस्ट्रक्शन के राइट साइड पे जो आपने वहाँ कंप्यूट किया है या जो आपने यहाँ तक आपके पास इनपुट आया है जिसने आगे जाना है उसको लिखते जाइए। दिस इज द इजीएस्ट वे कि अब आपका ड्राई रन जो है वो आपको बता रहा होता है कि आउटपुट जो है वो एक्चुअली क्या आनी है। लास्टली हम ये बात करेंगे कि कहीं अगर हमें कुछ कहा जाता है कि कुछ आप खुद कोड लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे कि आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा, कुछ कोड लिखना होगा जो भी दी हुई स्टेटमेंट्स होंगी उनके लिहाज से।
तो वो आप कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट होगा जी। इस तरह के हम क्वेश्चंस करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लास्टली यही कहूँगा। और इस उम्मीद के साथ कि हमने जो कोशिश की है कि आपके साथ 120 क्वेश्चन शेयर किए हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर से, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर से, और उन क्वेश्चंस को आपके सामने आपके साथ हल किया है, ताकि आपको अप्रोच भी पता चले। हमने आपको एक अप्रोच भी सिखाई है कि किस तरह आपने कीवर्ड्स पे फोकस करना है। हमने आपको इनेबल किया इनफैक्ट, और आपको इक्विप किया है, ठीक है। इट्स नॉट अ कॉपी पेस्टिंग एट ऑल। तो चलिए मिलते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट के पूल 1 के साथ। मीनवेल आप अपने MCQs को अच्छा प्रिपेयर कीजिए, और विल कनेक्ट यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम अपना सब्जेक्टिव पार्ट का सैंपल एग्जाम या प्रैक्टिस एग्जाम नंबर 1 जो है वो आपके साथ शेयर भी करेंगे, और हम उसको मिलके सॉल्व भी करेंगे। क्या क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और क्या आंसर है, किस तरह से हमें उसको अप्रोच करना है, और कौन सी चीज़ें जिनका ऊपर हमने फोकस करना है, ताकि यहाँ ऑब्जेक्टिव की तरह हम सब्जेक्टिव में भी 100% सिक्योर कर सकें। तो द आइडिया इज, द टारगेट इज, लेट्स गेट 60 out of 60 फ्रॉम योर फाइनल टारगेट, ठीक है, और एटलीस्ट 57, 58 और 59 somehow. चलो, remain blessed everyone. Take care. I'll connect you. I'll see you in the subjective questions pool number 1 or subjective video 1. Take care. Allah Hafiz.